हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 24। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। दोनों भाई बहन शांत होते हैं तो गरिमा शिवी को कहती है, तो क्या जब से विराज गया तब से ही आप ये सब? तो शिवी गहरी सांस छोड़ते हुए नम आवाज में कहता है, दी, विराज ने जब कहा वो अक्षरा से प्यार करता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने बस उसके बारे में सोचा। मैंने बहुत कोशिश की वो जो भी फीलिंग्स हैं वो मैं ख़त्म कर लूँ, पर दी नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने खुद अक्षरा को कहा वो विराज से शादी कर ले। दी, मैंने विराज को बताया था कि वो अक्षरा को कैसे प्रपोज कर सकता है। मेरी आंखों के सामने विराज। दी, मैं सच्ची उसे भूल रहा था, पर नहीं हो रहा था। उनकी शादी में मैं खुद अक्षरा को मंडपों तक लाया था, पर ये सिर्फ मैं जानता हूँ मैंने कैसे किया सब। दी, वो आज भी मुझ में उस दोस्त को ढूंढ रही है, पर मैं नहीं कर पा रहा। शिवी की बातें सुनकर गरिमा धीरे से बोली, छोटे, हम मानते हैं शादी आपने अक्षरा के लिए की, पर अब तो वो आपकी पत्नी है। विराज अक्षरा का अतीत थे। अगर आप उनकी मदद करेंगे तभी वो इस अतीत को भूलकर आगे बढ़ेंगी, और यही उनके लिए और आपके लिए ठीक रहेगा। अक्षरा चाय का कप लेकर आ रही थी। उसने गरिमा की ये बात सुन ली थी। तभी शिवी बोला, नहीं, ये शादी मजबूरी में हुई। अक्षरा की जिम्मेदारी विराज ने मुझे सौंपी थी और मैं। शिवी बोलते बोलते रुक गया। उसकी बातें अक्षरा सुन चुकी थी, पर उसने खुद को नॉर्मल किया और ट्रे लेकर अंदर कमरे में आ गई। अक्षरा को देखते ही गरिमा और शिवी एक पल को सकपका गई, पर अक्षरा ने कुछ नहीं कहा। उसने गरिमा और शिवी को चाय दी। थैंक यू अक्षरा, आपने छोटे की देखभाल की, गरिमा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर अक्षरा बस हल्का सा मुस्कुरा दी, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शिवी की बातें कहीं ना कहीं उसे हर्ट कर रही थी। अक्षरा बिना कुछ कहे कबर्ड से वॉशरूम की ओर बढ़ गई। गरिमा शिवी के साथ ही थी। उसने शिवी को देखा और बोली, छोटे, आप खुद को क्यों बेवजह तकलीफ पहुंचा रही हैं? दी, आई एम फाइन। इतना कहकर शिवी चुपचाप चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद अक्षरा वॉशरूम से बाहर आई। उसने लेमन कलर की हल्की साड़ी पहनी हुई थी। अक्षरा को देखकर गरिमा उठकर अक्षरा के पास आई और बहुत प्यार से उनसे कहा, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इतना कहकर गरिमा चली गई। अक्षरा ने शीशे के पास आकर अपने बाल ठीक किए और सिंदूर की डिब्बी उठाई, पर उसके हाथ ठिठक गए। ये किसके नाम का सिंदूर लगा रहे हैं हम अपनी मांग में? अक्षरा के मन में यही ख्याल आया, पर फिर उसने अपनी मांग भरी। शिवी की नजरें अक्षरा पर ही थी। उसे देखकर शिवी को लगा जैसे वो कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? शिवी ने पूछा। अक्षरा ने बिना कुछ कहे बस नामे गर्दन हिला दी और वहां से चली गई। इधर सतीश जी अपने कमरे में अपना ऑफिस बैग लेकर निकलने लगे। तभी युवराज जी उनके कमरे में आए और बोले, भैया, ऑफिस का काम तो अभी अर्जुन संभाल लेगा, पर हमें पहले उन मल्होत्रा के लिए कुछ सोचना होगा। सतीश जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, युवराज, बस थोड़ा सा इंतजार करो। याद है ना, 15 दिन बाद मल्होत्रा परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन मल्होत्रा निवास भी भरा रहता है, तो बस हमने सोच लिया है हम क्या करेंगे। युवराज जी को समझ नहीं आया आखिर सतीश जी सोच क्या रहे थे, तो उन्होंने पूछ ही लिया, पर भैया आप करेंगे क्या? जगदीश जी को पता चल जाएगा बेटा खोने का दर्द क्या होता है। सतीश जी ने नफरत भरे लहजे में कहा, तो युवराज जी एकदम चुप हो गए, क्योंकि वो जानते थे इस वक्त सतीश जी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। इधर रजनीश माहेश्वरी ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा काम की डिटेल्स चेक कर रहा था। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही उसने मैसेज चेक किया। राणावत परिवार की बची वो आखिरी कड़ी अगर सामने आ गई तो तेरा क्या होगा? कैसे बचेगा तू? ये मैसेज पढ़ते ही उसके पसीने छूटने लगे। इस वक्त एक डर और घबराहट उसके चेहरे पर नजर आने लगी थी, पर तुरंत उसने खुद को संभाला और उस नंबर पर कॉल करने लगा, पर नंबर लगा ही नहीं। इससे वो झुंझुला उठा। उसने गुस्से से फोन जमीन पर पटक दिया। कौन है ये? कौन है जो सब जानता है?
और राणावत परिवार की आखिरी कड़ी क्या मतलब हुआ इसका? क्या वो बच गए? पर कहाँ है वो? रजनीश माहेश्वरी खुद में ही सवाल कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कैबिन की तरफ ही आ रहा था। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लगा और आराम से अपनी चेयर पर आ बैठा। तभी विनय आया और उसने दरवाज़ा नॉक करके अंदर आने की परमिशन मांगी। रजनीश माहेश्वरी ने उसे अंदर आने का इशारा किया। विनय अंदर आया कि उसकी नज़र जमीन पर टूटे हुए फ़ोन पर पड़ी। हमारे लिए फ़ोन मंगवाओ, रजनीश माहेश्वरी ने आदेशात्मक लहजे में कहा। जी साहब, विनय ने तुरंत कहा। फिर 2 पल रुककर उसने दोबारा कहा, साहब मैंने वो मल्होत्रा के साथ नई डील के लिए एक नया प्रोजेक्ट बनवा लिया है। उनको ज्वेलरी की जैसी डिजाइन चाहिए। मुझे यकीन है हमारा काम वैसा ही होगा। विनय की बात सुनते ही रजनीश माहेश्वरी के चेहरे पर एक खुशी भरे भाव आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे। तभी विनय ने फिर कहा, साहब मैंने तो बात भी कर ली है, कल ही मीटिंग है। ठीक है, रजनीश माहेश्वरी ने कहा और विनय को जाने का इशारा किया। जगदीश जी घर से ऑफिस आ चुके थे। वो अपने कैबिन में आए कि तभी रमेश जी वहां आए और आते ही उन्हें परेशान सी आवाज में कहा, भैया ये सब क्या है? हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए हम। वो बोल ही रहे थे कि जगदीश जी ने उनकी बात काटते हुए मुस्कुराते हुए कहा, रमेश हम रजनीश माहेश्वरी के साथ काम कर रहे हैं। पर भैया क्यों? वो तो। रमेश जी बोलते बोलते रुके तो जगदीश जी ने फिर हल्का मुस्कुराते हुए ही कहा, वो कहते हैं ना, दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों को पास रखना चाहिए। जगदीश जी की बात का मतलब रमेश जी शायद समझ चुके थे, तो वो मुस्कुराने लगे और बोले, मतलब आपने सोच लिया है आगे क्या करना है? जगदीश जी के चेहरे पर एक गंभीर भाव आने लगे। वो गंभीरता पूर्वक ही बोले, रमेश इस रजनीश माहेश्वरी की सच्चाई सामने लाने में वक्त नहीं लगेगा। हम जानते हैं हमें क्या करना है। जो वक्त लगा वो बस इसका पता लगाने में, पर अब नहीं लगेगा। और एक बात, तुम उदयपुर जाकर वो केस रीओपन करवाओगे। जी भैया, मैं आज ही उदयपुर के लिए निकलता हूँ, रमेश जी ने कहा। जगदीश जी एक पल रुककर बोले, संभल कर जाना, हमने टिकट्स करवा दी हैं और कल सुबह तक वापस आ जाना। रमेश जी उन्हें देखते रहे। फिर कुछ देर रुककर आखिरकार वो बोल ही पड़े, भैया 15 दिन बाद। हम जानते हैं, एक शांत से लहजे में जगदीश जी बीच में ही बोले तो रमेश जी चले गए। जगदीश जी के चेहरे पर एक दर्द उभर आया। रजनीश माहेश्वरी को उसका नया फोन मिला कि उसने झट से किसी को कॉल किया। हाँ, क्या पता लगा इंदौर में ही है वो या नहीं? उसने पूछा। साहब कुछ पता नहीं लगा, पूरे इंदौर में छान मारा, पर आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं मिले। दूसरी ओर से आवाज आई। ये सुनते ही रजनीश माहेश्वरी के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए। उसने गुस्से से फोन काट दिया और गुस्से से चीखा, आखिरकार कहाँ है वो? रजनीश माहेश्वरी जब रात को घर आया, वो अपने कमरे में गया कि तभी उसका फोन बजा। नंबर देखते ही उसने बिना देर किए तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। हाँ त्रिवेदी बोलो, उसने कहा। सर, उदयपुर में वो राणा वत्स का 20 साल पुराना केस रीओपन हो गया है। दूसरी ओर से आवाज आई। इतना सुनते ही रजनीश माहेश्वरी के चेहरे पर डर भरे भाव आने लगे। वो परेशान सा गुस्से से चीखा, किसने रीओपन करवाया वो केस? सर, उस शख्स का नाम सामने नहीं आया। इतना सुनते ही रजनीश माहेश्वरी ने कॉल कट कर दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। अगर सबको पता लग गया कि वो एक हादसा नहीं, हमारी सोची समझी साजिश थी, तो क्या होगा? परेशान होता हुआ वो खुद में ही बोला, पर फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, पर हम तो यहाँ इंदौर में हैं। ये सोचकर वो कुछ हद तक शांत हुआ। इधर अक्षरा छत पर आ गई। वो खामोश सी बैठी हुई आसमान में बादलों को देख रही थी, पर आज उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। वो अपने मन की बात शिवी को भी नहीं बता सकती थी। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। अक्षरा उठकर बैठी कि उसने देखा जगदीश जी वहां छत पर आए हुए थे। उन्हें देखते ही अक्षरा ने डर कर नजरें झुका ली और जाने लगी। जगदीश जी अक्षरा को देख रहे थे, पर जगदीश जी के पास आते ही अक्षरा के कदम ठिठक गए। वो रुकी
और हिम्मत करके उसने एकदम धीमी सी आवाज में पूछ ही दिया, अंकल आप ऐसे इतने कठोर क्यों बने रहे हैं? अक्षरा की बात सुनते ही जगदीश जी ने उसे देखा और सख्त आवाज में बोले, तुमसे मतलब? जगदीश जी की आवाज से अक्षरा चुप हो गई और फिर एक पल रुककर उसने धीरे से कहा, कोई बेवजह अपने दो रूप नहीं बनाता, कोई तो वजह होगी ना कि आप छुपकर तो प्यार दिखाते हैं पर सामने कभी नहीं जताते। अक्षरा की बातें सुनकर एक बार फिर जगदीश जी के चेहरे पर आए भाव ठंडे पड़ गए। वो एकदम शांत हो गई। अक्षरा उन्हें ही देख रही थी। उसने फिर नजरें झुकाकर धीरे से ही कहा, हम जानते हैं हम आपके कोई नहीं लगते, ना हमें कोई हक है आपसे कुछ भी कहने का, पर आप जानते हैं शिवी को अब भी आपके प्यार की कमी महसूस होती है और ये हम समझ सकते हैं कि पिता के प्यार की कमी क्या होती है। अक्षरा की आंखों से नमी आंसू बनकर बह गई। ना जाने क्यों आज अक्षरा से गहरा लगाव जगदीश जी को महसूस हुआ। उन्होंने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा कि अक्षरा उनको देखने लगी। जगदीश जी ने अक्षरा के सर पर हाथ रखे हुए ही कहा, बेटा तुम बहुत समझदार हो, तो ये आंसू बहाना बेकार है। तुम्हारे आंसू बहाने से ना तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलेगा, ना ही वो वापस आएंगे जिनके लिए तुम आंसू बहा रही हो। अक्षरा बस एकटक उनको देखती रही। आज पहली बार जगदीश जी ने उससे ऐसे इतने प्यार से बात की थी। जगदीश जी अब वहाँ से चले गए। अक्षरा उनको देखती रही। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को हिम्मत देकर मजबूत करते हुए वो खुद से ही बोली, अंकल ठीक कह रहे थे, हमारे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, अब हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। अगले दिन जगदीश जी जब ऑफिस आए, वो आज रजनीश माहेश्वरी का इंतजार कर रहे थे, पर अभी तक वो नहीं आया था। तभी उनका फोन बजा। उन्होंने कॉल रिसीव किया। रजनीश माहेश्वरी सीढ़ियों से गिर गया है, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, 15-20 दिन का बेड रेस्ट करना होगा। दूसरी ओर से किसी की आवाज आई। जगदीश जी ने कॉल कट कर दिया और खुद में बोले, अब 20 दिन तक इंतजार करो। इधर शिवी कॉलेज जा चुका था। अक्षरा के मन में अब तक शिवी की कही वो कल की जिम्मेदारी वाली बात चल रही थी। वो कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी कि तभी किसी ने अक्षरा का हाथ पकड़ा। उसने सामने देखा, उसके पास ही गरिमा बैठी हुई थी। दी आप? अक्षरा ने बस इतना कहा कि गरिमा ने बहुत ही प्यार से अक्षरा का गाल छूकर कहा, आप बेवजह परेशान क्यों हैं? नहीं दी, ऐसा नहीं है, अक्षरा ने हल्का मुस्कुराकर कहा, जिससे गरिमा को ऐसा ना लगे कि वो परेशान है। गरिमा ने भी उस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। उसने अक्षरा का हाथ पकड़ा और समझाते हुए बोली, पता है अक्षरा, जब किसी रिश्ते में उलझने आने लगती है ना, तो उसे वक्त रहते सुलझा लेना चाहिए, वरना वो उलझने गलतफहमी बन जाती हैं। गलतफहमी सुलझाई जा सकती है, पर रिश्तों में गांठ रह जाती है, जिससे वो रिश्ता कभी भी कमजोर पड़ सकता है। गरिमा की बातें सुनकर अक्षरा सोच में पड़ गई। उसने गरिमा को देखा, फिर उसके गले लग गई। आप ना बेस्ट हैं दी, अक्षरा खुश होकर बोली तो गरिमा मुस्कुरा उठी। वो अब उससे अलग हुई। गरिमा ने अक्षरा को देखा, कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराकर बोली, छोटी माँ ने बताया पोहे बहुत अच्छे बनाती हैं, हमारा मन है खाने का, आप हमारे लिए बनाएंगी? बिल्कुल दी, जरूर बनाएंगे, अक्षरा ने कहा। दोनों उठी और कमरे से बाहर आ गई। इससे आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 25 में। थैंक यू।